ये वीडियो में एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम ये टॉपिक पे बना रहा हूँ। जैसे हम बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं तो हमें रिक्वेस्ट भी इस तरह की प्राप्त हो रही है और हम अलग अलग वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर चैप्टर 5 करके चैप्टर आता है, उसमें इसका डिटेल मेंशन है। तो क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम? नाम से तो आपको थोड़ा आइडिया आया होगा कि ये कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कैपिटल गुड स्कीम है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी कैपिटल गुड्स आपको लगते हैं, आप अगर मैन्युफैक्चरर है या सर्विस एक्सपोर्टर या मर्चेंट एक्सपोर्टर है, तो आपको इसकी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसकी अनुमति देता है, इसका लाइसेंस देता है कि आप इस तरह के कैपिटल गुड्स जो है, मशीनरीज या जो भी अलाइड इक्विपमेंट्स है, ये आप इंपोर्ट करो ड्यूटी फ्री या लोकली प्रोक्योर करो ड्यूटी फ्री, ताकि आप एक कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्टर करके दुनिया के बाजार में खड़े हो सके। तो डेफिनेशन जो है कैपिटल गुड्स की, नॉर्मल डेफिनेशन की एनी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, कि जो भी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स है, एक्सेसरीज है रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी हेल्प करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, इस तरह के कैपिटल गुड्स जो है, मशीनरीज है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, इस ये करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो भी डिजिटाइजेशन के लिए इक्विपमेंट्स लगते हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स आपको कैपिटल गुड्स के डेफिनेशंस के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट्स जो है आपको एज एफटीपी पॉलिसी के अंदर आने के लिए जो डीजीएफटी है, इस तरह के इंक्लूड करती रहती है बार बार कैपिटल गुड्स के उनके डेफिनेशन में। और डीजीएफटी ये सारे इक्विपमेंट्स आपको अलाउ करती है। इसमें आपको सेक्टर जो है, रेफ्रिजरेशन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, पॉल्यूशन कंट्रोल के अलग जो भी रिलेटेड कैपिटल गुड्स है, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, इस तरह के सारे सेक्टर जो है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको अनुमति देती है कि आप इस तरह के सेक्टर के लिए कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो और एक एलिजिबल ईपीसीजी के थ्रू एक एक्सपोर्टर बन सकते हो। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस तरह की स्कीम जो है ये मालूम नहीं, क्योंकि इसमें दो तरह की स्कीम रहती थी, एक जीरो ड्यूटी और एक 3% ड्यूटी। तो अभी जीरो ड्यूटी की स्कीम जो है कि वो वही ज्यादा पॉपुलर है। तो जीरो ड्यूटी से आपको इस तरह से बेनिफिट जो है ये मिल। तो ईपीसीजी में जैसा मैंने बताया कि कैपिटल गुड्स जो है ये फिनिश कैपिटल गुड्स मतलब रेडी टू इंस्टॉल मशीनरी, या फिर नॉकडाउन कंडीशन में, या फिर जो भी दूसरा सेपरेट टोटल टोटल नॉकडाउन कंडीशन में, डिसअसेंबल कंडीशन में, इस तरह का आप लेके आ सकते हैं। और ये भी सारी जो कैपिटल गुड्स, उसके साथ 10% स्पेयर भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मोल्ड्स कर सकते हैं, जिग्स कर सकते हैं, स्पेयर्स कर सकते हैं, डाइज, टूल्स, फिक्चर्स, रिफ्रैक्टरीज, ये सारे जो इक्विपमेंट्स है, ये भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें
नॉर्मली जब आप जीरो ड्यूटी का इंपोर्ट्स करते हो या फिर लोकल प्रोक्योरमेंट करते हो तो उसके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आ जाता है, जो भी ड्यूटी सेव है उसके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आता है। लोकली आपको आईजीएसटी से हो जाएगा, करेक्ट। और अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी से हो जाएगी अलॉन्ग विद आईजीएसटी। आईजीएसटी आप पे भी कर सकते हैं, तो आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन सिर्फ कम हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटी आप ज्यादा ये नहीं आएगी। तो दोनों में एप्लीकेबल है। तो ये सारी ड्यूटी का कैलकुलेशन हो जाएगा आपका, कितनी ड्यूटी, और उस बेसिस पे आपको कस्टम में आपको बॉन्ड देना पड़ता है, बॉन्ड एंड बीजी। तो 25% ऑफ द बैंक गारंटी एंड बॉन्ड आपको देना पड़ता है इसका। तो ये हो गई कि आप किस तरह से उसको आप बॉन्ड जो है बना सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए डीजीएफटी के वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो। इसके लिए जो ड्यूटी से हो जाती है उसके लिए आपको 3 इयर्स का 6 इयर्स का आपको प्रावधान दिया गया है कि 6 इयर्स में 6 टाइम्स आपको एक्सपोर्ट करना है। अगर आप एक्सपोर्ट जो है 75% ऑफ द एक्सपोर्ट आप 3 साल में ही कर देते हैं, 3 साल के अंदर ही। और इसमें दो तरह के एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस आते हैं, क्योंकि ये जो हो गया है कि 6 टाइम्स 6 इयर्स, ये स्पेशल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हो गया है। लेकिन आप जब ईओयू से आपने जब आप एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम का लाभ उठाया, उसके पहले आपने 3 साल जो आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो उसका 3 साल का एवरेज ऑब्लिगेशन आपको मेंटेन करना है। मतलब दो कंडीशंस इसमें होती है कि पहले आपने 3 साल जो एक्सपोर्ट किया वो एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपको मेंटेन करना है। उसके अलावा आपको बाद में ये स्पेशल ऑब्लिगेशन है ये भी अचीव करना है। तो ये दो कंडीशंस आपको, कि नॉर्मल ऑब्लिगेशन, एवरेज ऑब्लिगेशन, तो दैट इज कॉल्ड एईओ, और ये स्पेशल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन दैट इज कॉल्ड एसईओ, ये दोनों अचीव करने हैं। तो इसमें आपने नॉर्मल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अचीव किया, उसके बाद आपने 3 साल के अंदर ही जो 6 साल के अंदर जो करना था 6 टाइम्स ऑब्लिगेशन, वो 75% ऑफ दैट आपने 3 साल के अंदर कर दिया। तो आपको क्या है कि बाकी का जो आपको ऑब्लिगेशन है ड्यूटी पे, जो ये एग्जिम्ट हो जाएगा, मतलब आपको जो है कि वो माफ हो जाएगा। आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन उस तरह से करने की जरूरत नहीं। 25% जो बचा हुआ है वो आपको करने की जरूरत नहीं। आप उसी जो भी आपका आप यू एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अंडर आपने जो बॉन्ड दिया हुआ है और बीजी दिया हुआ है, वो भी आपका बीजी और बॉन्ड वे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आप वो स्कीम के जो बेनिफिट्स लिए आपको वैसे के वैसे रहेंगे और आप उसके बाहर आ जाएंगे। तो मशीनरी आपको क्या है कि ड्यूटी फ्री हो गई आपको। आप उसके टोटल कैपिटल गुड्स के ओनर थे ही, लेकिन जो एक्सपोर्ट के लिए आपको गवर्नमेंट को, ड्यूटी के लिए आपको गवर्नमेंट को जो ऑब्लिगेशन करना पड़ता था, ये सारे ऑब्लिगेशंस निकल गए। फिर आप नॉर्मल एक्सपोर्टर की तरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों की ये आपको स्कीम जो है इसका लाभ मिलता है। इसके लिए आपको डीजीएफटी को एप्लीकेशन करना पड़ता है ऑनलाइन। उसमें आपको प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और फॉर प्रोडक्शन, इसकी सारी मशीनरी आप इंक्लूड कर सकते हैं जो भी आपको लगने वाली है। इसमें आपको फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, बाद में ट्रांजिशनल सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी, आईजीएसटी, ये सारे आपको माफ हो सकते हैं। तो उसकी जो ड्यूटी से जो हो जाएगी उसके ऊपर आपको बॉन्ड देना पड़ता है। अच्छा, इसको कौन कौन एलिजिबल है ये आप पूछेंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसको नॉर्मल मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर भी एलिजिबल है, मर्चेंट एक्सपोर्टर भी इसके लिए एलिजिबल है, सर्विस एक्सपोर्टर भी इसके लिए एलिजिबल है, जो कि होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड या टूरिस्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड
या फिर प्रोजेक्ट सर्विसेज के रिलेटेड जो भी है, इस तरह के जो भी सर्विस इंडस्ट्री है जो डीम एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट करती है या फिर एसईजेड को एक्सपोर्ट करती है उनके सर्विसेज, या फिर ईओयू बीटीपी इन तरह के किसको भी आप एक्सपोर्ट करती है, तो उनको भी इस तरह के ईपीसीजी का बेनिफिट दिया जाता है। अगर कुछ इंडस्ट्री जो है कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर सेटअप किए है या फिर एयरपोर्ट्स या सी पोर्ट्स के अंदर कुछ उन्होंने इस तरह के होटल से या इनको परमिशन दी है, तो उनको बॉन्डेड प्रीमाइसेस में काम कर रही करके मशीनरी उनको ड्यूटी फ्री मिल जाती है, और ये लाइसेंस जो है उनको लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं नॉर्मल एक्सपोर्ट। और लोकली जो है गुड्स आप प्रोक्योर करेंगे उसको इंडिजिनस परचेज बोलते हैं, वो भी आपको इस स्कीम के अंडर अलाउड है। लेकिन अगर आप ये सारा जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है ये अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको ड्यूटी तो आपको रिफंड करनी ही पड़ेगी, लेकिन 15% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स को। और फिर आपको जो भी बेनिफिट्स है वो भी सरेंडर करने पड़ेंगे, आपने जो भी इसके रिलेटेड बेनिफिट्स लिए हैं। तो जैसे कि कुछ भी आप गवर्नमेंट स्कीम देती है तो कुछ भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, कुछ ऑब्लिगेशन भी आते हैं, तभी वो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप जब इस तरह का ड्यूटी बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत सारे अगर 2 करोड़ 3 करोड़ के आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें कस्टम ड्यूटी जो है आपको एक 10 या 15% कस्टम ड्यूटी आ रही है, तो 10-15 लाख का आप अगर आप सेविंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एज 100% या फिर लाइसेंस होल्डर आपको लेनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कुछ भी बेनिफिट ऐसे फ्री में तो थोड़ी देती है। तो एक सिंपल वे में हम आपको कि लाइसेंसिंग से लेकर ऑब्लिगेशन कंप्लीशन तक की प्रोसेस आपको बताते हैं कि आपको पहले तो डीजीएफटी में लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको उसमें क्लियरली जो भी आप एक्सपोर्ट करने वाले आइटम्स उसका भी मेंशन करना पड़ेगा, HSN कोड्स वगैरह, और कौन सी क्या आप गुड्स इंपोर्ट करने वाले, कौन से लोकल प्रोक्योर करने वाले, इसका आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद आपको डीजीएफटी स्क्रूटिनी करके आपको ईपीसीजी कमिटी जो है उस वो कमिटी में आपका जो प्रोजेक्ट लाइसेंस है सैंक्शन हो जाएगा, प्रपोजल सैंक्शन हो जाएगा, और उसको आपको लाइसेंस दिया जाएगा। जैसे आपको लाइसेंस दिया जाता है, आपको कस्टम में आपको जैसा मैंने बोला कि उसका बॉन्ड का कैलकुलेशन करके बॉन्ड ऑन बीजी आपको बैंक गारंटी आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी कस्टम्स जो बॉन्ड सेक्शन है उसके अंदर। ये ये फॉर्मेलिटी पहले फिजिकल की जाती थी, स्टैम्प पेपर पे बॉन्ड एंड बैंक गारंटी बैंक से लेके वहाँ एक्चुअल ओरिजिनल बैंक गारंटी और बॉन्ड सबमिट करने पड़ते थे। अभी भी आपको बॉन्ड एंड बैंक गारंटी ओरिजिनल सबमिट करनी पड़ेगी, लेकिन प्रोसेस जो एप्लीकेशंस की वो अभी ऑनलाइन हो गई है। डिजिटल फॉर्म में भी आप उनको डिपॉजिट कर सकते हो जो भी आपके पास बॉन्ड एंड बीची है। रजिस्ट्रेशन बॉन्ड सेक्शन में वो बॉन्ड को नंबर देते, रजिस्ट्रेशन देते, जैसा हम अपने यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं वैसे वो भी डेबिट एंड क्रेडिट करते रहते हैं। तो जो भी मशीनरी आएंगी उसकी ड्यूटी जो है कि आपको बॉन्ड के अंदर डेबिट करनी है, और एक्सपोर्ट जब करेंगे तो उसका भी आपको आपने अगर B1 बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है तो उसमें आप डेबिट डाल सकते हैं, या फिर ये बॉन्ड नॉर्मली ड्यूटी के लिए ही रिजर्व है। तो जित मतलब 100% ड्यूटी का आपने बोला है, एक 15 लाख का ड्यूटी का जो भी बॉन्ड है, 15 लाख का बॉन्ड आपने किया, तो जैसे जैसे ड्यूटी आपको आएगी, 5 लाख की ड्यूटी है, डेबिट हो गया, 10 लाख रह गया, तो इस तरह का इसका एग्जीक्यूशन होता है। और जब पूरा जीरो हो जाएगा आपका बॉन्ड, तो आप कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते वो लाइसेंस के अंदर। आर यू गेटिंग? तो दैट इज द कंसिक्वेंसेस। और फिर आपको फिर जब आप
कैपिटल गुड्स जो है कि आप इंपोर्ट करने की प्रोसेस चालू करेंगे, तो इंपोर्ट जो भी गुड्स आपके आएंगे उसको लाइसेंस आपका रजिस्टर है कस्टम्स में, इसलिए आपको उस बेसिस पे क्लियरेंस मिल जाएगा। उसके बाद वहां से लेके आपके फैक्ट्री तक जो है कि, या फिर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर के तरफ पास ये मशीनरी पहुंच जाएंगी, वहाँ इंस्टॉल हो जाएंगी। उस इसका दोनों का इंफॉर्मेशन आपको, मशीनरी निकली है और फैक्ट्री पे जा रही है, मैन्युफैक्चरर सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर जो भी टाइड है सब मर्चेंट एक्सपोर्टर को या सर्विस एक्सपोर्टर के पास, इसका इंटीमेशन आपको आईजीएसटी में देना पड़ता है, कस्टम अथॉरिटी को देना पड़ता है। और फिर वो अथॉरिटी जो है कि आके उनका जो है कि इंस्पेक्शन कराती है। इंस्पेक्शन करने के बाद वो अपना इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे। इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट इशू करने के बाद इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट आपको जब आप डीजीएफटी जो है कि जब आप डीजीएफटी को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आप जब ये करेंगे तब ये आपको इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट आपको जरूरी हो जाता है। कस्टम में भी आप जब बॉन्ड एनपीजी का आप एक्सपोर्ट कैंसिल करेंगे, वेव करेंगे, उस समय में भी आपको इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट देने के बाद आपको फिर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना है 6 times in 6 years, स्पेशल ऑब्लिगेशन अलॉन्ग विद नॉर्मल एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ये होने के बाद आपको फिर डीजीएफटी में ये सब प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द रिपोर्ट्स, एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स, ये आपको सबमिट करना है डीजीएफटी में वो लाइसेंस के अंदर। और इसके बाद आपको फिर लाइसेंस जो है कि डीजीएफटी आपको एक्सपोर्ट ऑफ ईओडीसी, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देंगी वो लाइसेंस के अंदर। जो भी लाइसेंस होगा आपको जिसमें आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट किया है ईपीसीजी का, उसके अंदर आपको ईओडीसी देंगी। ये ईओडीसी लेके आपको और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है, सिमिलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपने डीजीएफटी में सबमिट किए हैं, इसका प्रूफ लेके आपको कस्टम्स में कांटेक्ट करना है, बॉन्ड डिपार्टमेंट में। जब आप बॉन्ड डिपार्टमेंट में जाएंगे कस्टम्स के, वहाँ जाके आपको ये सबमिट करना है। वहाँ पे भी कस्टम्स स्क्रूटिनी करेंगे आपके जो क्लेम है कि आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं उनको कि हमने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट किया है, डीजीएफटी से हमने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लिया है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। इस बेसिस पे हम आप स्क्रूटिनी करो और हमारा जो बॉन्ड है और बैंक गारंटी है ये कैंसिल करो। तो उस बेसिस पे फिर कस्टम्स डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स बॉन्ड सेक्शन क्या करता है कि स्क्रूटिनी करता है, और स्क्रूटिनी करने के बाद आपको ओरिजिनल बॉन्ड और बैंक गारंटी आपको वापस देता है, और फिर उसको डिफेज भी करता है, और फिर आपको एक बॉन्ड एनपीजी कैंसलेशन का एक लेटर जो है आपको देता है। तो जैसे ही आपको बॉन्ड एनपीजी का कैंसलेशन का लेटर मिला तो आपका डीजीएफटी और कस्टम्स के इधर का टोटल ऑब्लिगेशन फ्री हो गए। फिर यूडीसी आप जो भी है कि यूडीसी और ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने डॉक्यूमेंटिंग पर्पज के लिए आपके यहाँ रख सकते हैं। यही से आपका क्या है कि प्रोसेस इन क्लोज हो जाता है लाइसेंसिंग का, मतलब लाइसेंस का, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का। अभी आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फ्री हो गए, आप अपने प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की कुछ परफॉर्मेंस की कुछ जरूरी नहीं रही। तो ये दोस्तों इस तरह के गवर्नमेंट के सारे स्कीम से, इसमें आप जैसे ही ज्यादा ज्यादा डेप्थ में आप एंट्री करते जाओगे इस एरिया में, तो आपको इंटरेस्ट आते जाएगा कि ये सारे बेनिफिट्स है, फिर तो हम अच्छे सक्सेसफुल एक्सपोर्टर तो बन सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यही हमारी यूएसपी है कि हम आपको एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर करके खड़ा कर सके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी जीडीपी है उसमें कुछ सारे एक्सपोर्टर से अपना थोड़ा थोड़ा सा योगदान देके कंट्रीब्यूट कर सके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए।